Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. Are you able to see me and hear me? फटाफट से एक बार बोलिए भाई, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो एकदम मस्त तरीके से क्लियर? सभी लोग आ गए हैं? थोड़ा सा इंटरनेट इशू था यार, इसीलिए मैं 2-3 मिनट लेट हो गया. चलिए आइए फिर. तो यार आज से नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं. दैट इज द सेकंड यूनिट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस. ठीक है, तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इस लेक्चर में. इससे जुड़े एकदम बेसिक चीजें कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर. बेसिकली आपका बेस बनाने वाले हैं, जिसके बाद आप इस यूनिट के अंदर डीप डाइव कर पाएंगे, अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को क्रैक कर पाएंगे. ठीक है, तो आई होप कि एवरीबडी इज रेडी. और ये बताओ, फर्स्ट यूनिट एकदम मस्त तरीके से आप लोगों को क्लियर हो चुकी है? फर्स्ट यूनिट एकदम मस्त तरीके से सभी को क्लियर? जल्दी बोलो यार. ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये 4 टॉपिक हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर किए थे. एवरीबडी क्लियर अबाउट दीज? सभी लोगों को अच्छे से समझ आया, अच्छे से तैयार हो गई फर्स्ट यूनिट? चलिए, तो अब सेकेंड यूनिट पे आते हैं यार. ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट्स है. देखो, जैसा मैंने बताया था कि फर्स्ट यूनिट बेस है, फंडामेंटल है, और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन उसके बिना जो है ना आगे की चीजें हम लोग कर नहीं सकते हैं, राइट? तो उससे क्वेश्चन डायरेक्टली आने का चांस कम रहता है. हद से हद आएगा भी तो अगर किसी को सिग्नल फ्लो ग्राफ अच्छे से आता है तो वो बना सकता है, राइट? लेकिन यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, टाइम रिस्पॉन्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं. और ये यूनिट जो है ना ईसी वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल से भी. इलेक्ट्रिकल में क्या है? इलेक्ट्रिकल में आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. लेकिन टाइम रिस्पॉन्स का आप ये मान के चल सकते हो, जो आजकल कंट्रोल का वेटेज चलता है, कि इस चैप्टर से आपको एक सवाल मिल ही जाएगा. ईसी में हो सकता है एक से अधिक मिल जाए, इलेक्ट्रिकल में एक तो मिल ही जाएगा. बेटा मैथमेटिकल मॉडलिंग दिव्यांशु गेट के अंदर शुरुआत से नहीं था, ये 2016-17 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है. उससे पहले गेट के अंदर मैथमेटिकल मॉडलिंग होता ही नहीं था. तब से हम लोग पढ़ाने लगे कि यार लिख दिया. अब आईआईटी को भी पता है बच्चे पढ़ते नहीं है, तो पूछ तो सकते ही हैं आप लोगों को परेशान करने के लिए. क्वेश्चन कौन सी बुक से लगाया? असाइनमेंट के अलावा मैंने वर्कबुक दे तो रखी है आप लोग को, वर्कबुक लगाओ यार. फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल ईसी का पीवाईक्यू लगाओ. चल शुरू करते हैं, आइए. तो यार देखो, यहां पे ये जो टर्म मैं लिखा हूं कि टाइम रिस्पॉन्स, ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डोमेन क्या होता है. किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है? उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे अगर कोई फंक्शन टाइम का है तो उसे बोलोगे टाइम डोमेन. कोई अगर ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन. कोई अगर एस पे डिपेंड कर रहा है दैट इज द लैप्लास डोमेन और द एस डोमेन. दैट इज द लैप्लास डोमेन और एस डोमेन. ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था. अब यहां पे भी बेटा फंडा वही है कि टाइम रिस्पॉन्स की हम लोग बात कर रहे हैं. टाइम रिस्पॉन्स का मतलब होता है दैट द फंक्शन और द रिस्पॉन्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. टाइम रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? दैट आवर रिस्पॉन्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? ऐसे ही आप लोग आगे चल के चैप्टर पढ़ोगे, जब नाइक्विस्ट बोर्डे वगैरह पढ़ोगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलते हैं उसे. दैट इज द रिस्पॉन्स इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो यहां पे फंक्शन ऑफ टाइम बन रहा है, वहां पे फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी बनता है. तो दैट इज देयर आर 2 कैटेगरीज, टाइम रिस्पॉन्स एंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. इसी को आप टाइम डोमेन एंड द फ्रीक्वेंसी डोमेन भी बोल सकते हो, या फिर टाइम रिस्पॉन्स एंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी. तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा, ये दोनों जगह, कई जगह देखा जाता है, दो भी क्या बोलूं, नेटवर्क के अंदर भी आता है टाइम रिस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, कंट्रोल के अंदर भी आता है, सिग्नल के अंदर भी इन अ वे कह सकते हो. अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और एलटीआई सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ोगे तो दैट विल बी द टाइम रिस्पॉन्स. तो ये जो टर्म्स है ना, टाइम रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, या टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये बहुत जगह पे यूज होती हैं. नितलेश भाई, अच्छा, अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छा लग रहा है यार, देखो सच्चाई में आप लोगों को बताऊं, मैं ये बात बिल्कुल जानता हूं कि हम लोगों का टेक जो है ना, अदर बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज जितना तो नहीं है, और शायद हो भी नहीं पाएगा यार, सीधी बात है. हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो लोग लेके बैठे हैं, उनसे कहां हम लोग टकरा पाएंगे. फिर भी जितना मैं कोशिश कर सकता हूं, जितना मैं टेक टीम से क्या बोलोगे, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, जितना बहस कर सकता हूं, टेक सुधारने की कोशिश ही करता हूं. आज भी इवन 1 घंटे में आप लोगों की सुबह वाली क्लास लेकर के टेक टीम के साथ बैठा था. 1 घंटे के मीटिंग में उन लोगों के साथ किया, एक एक रिक्वायरमेंट अपनी बताया कि हमको ये चीज ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए.
अब आप देखो ना यार, टेस्ट सीरीज बनाए, टेस्ट सीरीज गजब तरीके से बना दी, एकदम गेट के इंटरफेस पे बना दिए, लेकिन टाइम लगता है यार, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट बी एट पार विद द अदर एडटेक कंपनी। एडटेक के अंदर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों होता है। आज की डेट में अगर एडटेक देखोगे, टेक्नोलॉजी तो बहुत है, एजुकेशन बहुत कम है। अपने में क्या होगा, टेक्नोलॉजी कम होगी लेकिन एजुकेशन कंटेंट उससे फार फार बेटर होगा। आजकल क्या है ना, लोगों ने एडटेक से एड ही निकाल दिया है। चलो, तो यार देखो, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स व्हेन सब्जेक्टेड टू अ इनपुट। यानी कि जब आप एक इनपुट लगाते हो सिस्टम के ऊपर, तो क्या होता है कि जो उसका रिस्पॉन्स है, उसे कितना टाइम लग रहा है सेटल होने में, उसके रिस्पॉन्स को सही लेवल पे आने में कितना टाइम लग रहा है, अगर उसे हम एनालाइज करें तो दैट इज सेड टू बी द टाइम रिस्पॉन्स। बेसिकली देखो, टाइम रिस्पॉन्स में मेरा इंटरेस्ट किस में रहता है, वी विश टू डिटरमाइन the response of the system as a function of time, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं भाई, ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग करते हैं, देखो, C एज अ फंक्शन ऑफ T। आपको ये पता है ना कि जो भी आपका आउटपुट होता है किसी सिस्टम का, उसको C से दिखाते हो। एक्साइटेशन आप कैसे दिखाते हो, R से। इनपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय R एंड आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। इनपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय R एंड द आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। तो यहां पे C एज अ फंक्शन ऑफ T आप दिखाओगे एंड यू विल कॉल इट एज द टाइम रिस्पॉन्स। अब देखो, मेरा यहां पे इंटरेस्ट इस बात में रहता है कि ये C का शेप कैसा है, ये आउटपुट वेरी कैसे कर रहा है, माने कि समय के साथ कैसे बदल रहा है, कब जाके सेटल हो जा रहा है, कितना इसके अंदर फ्लक्चुएशन है, ये इस टॉपिक के अंदर हम लोग एनालाइज करने वाले हैं इन योर टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड in the study of shape of CT, that is how CT varies with time, ठीक है। तो हम लोग इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि सीटी किस तरह से समय के साथ वेरी करेगा, या फिर ये कह लो इसका शेप क्या होगा। तो जब यार टाइम रिस्पॉन्स निकालते हैं, जैसे आप नेटवर्क के अंदर भी देखते हो, रिस्पॉन्स के दो हिस्से होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, सेकंड इज कॉल्ड एज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। जब आप नेटवर्क में पढ़ते हो तब भी तो आप दो चीजों के बारे में बात करते हो ना, वन इज द ट्रांजिएंट, सेकंड इज द स्टेडी स्टेट। और वहां पे जो आपका एसी एनालिसिस वाला चैप्टर होता है, आप उसको साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस तो कहते हो। तो यानी टाइम रिस्पॉन्स के अंदर हमेशा दो हिस्से होंगे, वन विल बी द ट्रांजिएंट, सेकंड विल बी द स्टेडी स्टेट। सर इसका मतलब क्या होता है? बेटा देखो, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, आपके पास यहां पे एक बॉल है, आपने बॉल को किक किया, क्या होगा, बॉल नीचे गिरेगी, ठीक है, बाउंस करेगी, फिर उछलेगी, फिर नीचे गिरेगी, बाउंस करेगी, फिर उछलेगी, और धीरे 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 बाउंस करते 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 वो सेटल हो जाएगी। अब ये जो रिस्पॉन्स था, जहां बॉल आपकी बाउंस कर रही थी और फिर फाइनली जाके रुक गई, इस ड्यूरेशन में जो रिस्पॉन्स था, दैट इज सेड टू बी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जब बॉल आपकी फाइनली जाके सेटल हो गई, एक पोजीशन पे आके स्टैटिक हो गई, दैट इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। लात मारने से पहले जो इसका पोजीशन है वो भी स्टेडी स्टेट है, ठहरने के बाद जो है वो भी स्टेडी स्टेट है, बीच में जो बॉल का सारा मोशन था
that is said to be the transient response, that is called as the transient response. ऐसे ही देखो, जैसे अगर यहां पे मैं एक ग्राफ आपको दिखाऊं, ये ग्राफ क्या है, दिस इज बेसिकली द स्टेप रिस्पॉन्स, अभी आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इसमें भी देखो बेटा, जब आपका रिस्पॉन्स समय के साथ वेरी हो रहा था तो आपने उसे ट्रांजिएंट बोला, और जब ये फाइनली जाकर के सेटल आउट हो गया, जब ये सेटल आउट हो गया तो आपने इसको क्या बोला, स्टेडी स्टेट बोला। तो कहने का तात्पर्य ये होता है, ट्रांजिएंट माने जहां पे कि आपका आउटपुट सेटल्ड नहीं है, लगातार बदल रहा है, दैट यू विल कॉल इट एज द ट्रांजिएंट, एंड वंस द आउटपुट सेटल्स डाउन यू विल कॉल इट एज द स्टेडी स्टेट। लेकिन देखो, हमेशा ऐसा मत सोचना बच्चों कि स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि आउटपुट आपका कांस्टेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे यहां पे मैं अगर एग्जांपल लूं नेटवर्क एनालिसिस का, नेटवर्क एनालिसिस में जब आप साइनोसॉइडल इनपुट लगाते हो तो वहां पे स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल ही होती है, ठीक है। और वहां पे स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि उस साइनोसॉइड का हाइट या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो गया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेडी स्टेट का मतलब कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट डज नॉट इंप्लाई दैट द आउटपुट इज कांस्टेंट, इट ओनली इंप्लाइज दैट द आउटपुट हैज सेटल्ड डाउन, ठीक है, सेटल हो चुका है। जैसे साइनोसॉइडल के केस में सेटल होने का क्या मतलब होता है, वेयर द हाइट ऑफ द साइनोसॉइड बिकम्स कांस्टेंट, where the height of the sinusoid is same throughout, ठीक है। अगर साइनोसॉइडल सिग्नल का जो हाइट है, जो एम्पलीट्यूड है, वो लगातार बदलता रहे तो आप उसे ट्रांजिएंट बोलेंगे, यू कैन नॉट कॉल इट एज द स्टेडी स्टेट। मेरी बात समझ में आई? बताओ कि ट्रांजिएंट का मतलब हमेशा ये नहीं होता बेटा, ट्रांजिएंट का मतलब हमेशा ये नहीं होता है that the output must be constant. Transient can also be studied when the output is varying, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो यहां पे स्टेडी स्टेट में क्या है, यहां पे आपकी बॉल जो है वो स्टेशनरी हो गई है। स्टेशनरी तो समझते हो ना बेटा, कांस्टेंट, रेस्ट, ठीक है। यहां पे भी स्टेशनरी है, तो ये दोनों आपके स्टेडी स्टेट्स हैं, और यहां पे बॉल इन मोशन, दैट इज योर ट्रांजिएंट। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसीलिए ट्रांजिएंट की डेफिनेशन को यहां तक रिस्ट्रिक्ट मत कर लेना कि सिर्फ यार जब भी कोई चीज चेंज हो रही है ना तभी ट्रांजिएंट, ऐसा नहीं होता। अब देखो यहां पे क्या है, अ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज अ टेम्परेरी चेंज इन अ वे दैट द सर्किट और दैट द सिस्टम बिहेव्स ड्यू टू एन एक्सटर्नल एक्साइटेशन दैट विल डिसअपीयर विद द टाइम। तो क्या होता है कि एक टेम्परेरी चेंज है, मेरा सिस्टम जैसे बिहेव करता है जनरली, उससे उसके साथ जो डेविएशन आ रहा है, माने उस बिहेवियर से जो उसका डेविएशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो यार घर में आजकल तो गर्मी है, पंखा तो चलाते ही होगे आप लोग, राइट। तो आप जब पंखा चलाते हो, मान लो आपने पंखा 5 नंबर की स्पीड पे चलाया, मेरे ख्याल से वो मैक्सिमम ही होती है, राइट। आपने मैक्सिमम स्पीड पे चलाया, तो क्या पंखे का बटन दबाते वो सीधा घूमने लग जाता अपनी मैक्सिमम स्पीड पे? नहीं, वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। तो पंखे का नॉर्मल बिहेवियर क्या है, अगर आप 5 की स्पीड पे चला रहे हो कि वो मैक्सिमम स्पीड पे घूमेगा। लेकिन जब बिहेवियर उससे डिफरेंट है या डेविएटिंग है, जहां पंखा हौले हौले घूम रहा है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है, तब आप उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट। क्या बोलेंगे बेटा उसको? ट्रांजिएंट। और जब पंखा अपनी फुल स्पीड पे पहुंच गया, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टेडी स्टेट। तो आप जानते हो कि एक सिस्टम नॉर्मली कैसे बिहेव करता है। अब सिस्टम में इनपुट लगाने से अगर उस बिहेवियर से थोड़ा डेविएशन आ रहा है, उससे थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर आ रहा है कुछ देर के लिए, तो आप उस बिहेवियर को कहते हैं ट्रांजिएंट। और ट्रांजिएंट के साथ हमेशा बेटा एक कंडीशन होती है, दैट इवेंचुअली इट विल डिसअपीयर, इवेंचुअली इट विल एंड, इवेंचुअली इट विल नॉट बी विजिबल। दैट इज बेसिकली योर ट्रांजिएंट। जैसे घर में याद है पुरानी वाली ट्यूबलाइट जो होती थी, आजकल तो हमारे घर में जैसे हम लोगों ने बहुत एलईडीज लगवा रखी हैं, तो एलईडी तो तुरंत ऑन हो जाती है। बट जैसे हमारी ट्यूबलाइट होती थी, उसमें एक स्टार्टर होता था, एक चोक कॉइल होती थी, उसको ऑन करो तो क्या होता था? फ्लिकर करती है ना, ऐसे टिप टिप करके फ्लिकर करती थी, फिर वो ऑन होती थी। पुरानी जो होती थी, स्कूलों वगैरह में भी आपके रही होंगी मेरे ख्याल से।
अब वहां पे क्या होता था बताओ, वहां पे क्या मतलब था इस बात का? इस बात का ये मतलब था जब वो फ्लिकर कर रही है ना, वो उसका ट्रांजिएंट है। क्योंकि आप जानते हो उसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि भाई चालू होकर के जो है ना पूरे कमरे में रोशनी फैला देगी, पूरे कमरे के अंदर रोशनी फैला देगी। तो उस बिहेवियर से जो डेविएशन है, जहां लाइट आपकी फ्लिकर कर रही है, दैट इज बेसिकली योर ट्रांजिएंट। आप समझ रहे हो? गाड़ी चालू करते हो, ठीक है, गाड़ी चालू करते हो, गियर डालते हो, आप एक्सेलरेटर दबाते हो, जब तक गाड़ी आपके डिजायर्ड स्पीड पे नहीं पहुंच जाती है, दैट इज योर ट्रांजिएंट। एंड व्हेन इट रीचेस योर डिजायर्ड स्पीड, दैट इज योर स्टेडी स्टेट। समझ रहे हो? जब भी आप इनपुट लगाओगे, जब जब आप इनपुट लगाओगे, तब तब आपका जो भी डेविएशन आएगा नॉर्मल बिहेवियर से, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट। पुरानी वाली ट्यूबलाइट जो शादी में यूज हुआ करती हैं, हाँ आजकल बैंड वाले तो अभी भी लेके चलते हैं उन ट्यूबलाइट्स को। देखो स्विचिंग ऑफ फैन जब करते हैं उजेर, तो काफी देर तक उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो उजेर का क्वेश्चन अच्छा है। क्या होता है जब आप फैन का स्विच ऑफ करते हो तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी तो समझते होगे ना, तो जो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिसिपेट होने में धीरे धीरे टाइम लगता है। क्यों डिसिपेट होती है? वो अपने चारों तरफ की एयर से, जब आपका एक पंखा घूमता है ना तो उसके चारों तरफ की जो एयर है उस पर फ्रिक्शन अप्लाई करती है, जिसको हम एयर ड्रैग के नाम से जानते हैं। तो जब आप पंखे को चलते हुए एकदम से उसका स्विच ऑफ कर दोगे, तो उसके चारों तरफ की एयर उस पर एयर ड्रैग लगाएगी, जिससे उसे रोकने की कोशिश करेगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिसिपेट कराती जाएगी। जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से डिसिपेट हो जाएगी, पंखा रुक जाएगा। तो जहां पंखा धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा होता है, दैट इज द ट्रांजिएंट। जब वो फाइनली रुक जाएगा, दैट इज योर स्टेडी स्टेट। फुल स्पीड पे चलना भी स्टेडी स्टेट है, रेस्ट पे होना भी स्टेडी स्टेट है, और बीच में जो उसका स्पीड बढ़ाना या स्पीड कम करना, दैट इज ट्रांजिएंट। ऐसे देखो चलते हुए पंखे में मान लो आपने उसके डायल को 5 से 4 पे कर दिया, तो आपने उसकी स्टेडी स्टेट बदल दी। मान लो 5 पे वो घूम रहा था लेटेस्ट से 500 आरपीएम पे, 4 पे वो घूमेगा 400 आरपीएम पे। अब जो स्पीड घट के 500 से 400 आएगी ना, वो ड्यूरेशन क्या कहलाएगी? ट्रांजिएंट। 500 आरपीएम इज द स्टेडी स्टेट, 400 आरपीएम इज द स्टेडी स्टेट, इंटरवल इज द ट्रांजिएंट। यानी इनिशियली जो कंडीशन होती है वो भी स्टेडी स्टेट होती है, फाइनली जो होती है वो भी स्टेडी स्टेट होती है, और इसके बीच में जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिएंट। ठीक है? जैसे अभी देखो बॉल का एग्जांपल लिया था, उसे बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्योंकि उसकी ऑसिलेशन का देखो एम्पलीट्यूड गिरता जा रहा है, उसकी ऑसिलेशन का ना एम्पलीट्यूड गिरता जा रहा है। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है वेयर द ऑसिलेशन ग्रेजुअली डाइज आउट विद टाइम, वेयर द ऑसिलेशन ग्रेजुअली डाइज आउट विद टाइम। तो ये हो जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। धीरे धीरे ऑसिलेशन डैम्प आउट होके खत्म हो गई। ये भी जो है बिहेवियर आपका ट्रांजिएंट बिहेवियर ही है, जहां पे ऑसिलेशन आती है, धीरे धीरे ऑसिलेशन डाई आउट हो जाती है, एंड सिस्टम सेटल्स टू अ स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स शोज द बिहेवियर ऑफ रेगुलेटर टू अ वोल्टेज चेंज। क्या होता है? जैसे आपने रेगुलेटर के अंदर, जो आपका वोल्टेज रेगुलेटर होता है ना घर के अंदर, एसी के साथ भी लगता है, फ्रिज के साथ भी लगता है। आजकल तो खैर एसी के अंदर बिल्ट इन आने लग गए, पहले लगता था एसी के साथ एक बड़ा सा रेगुलेटर का डब्बा लगता था। उसका काम क्या होता था? जो सप्लाई से आने वाली वोल्टेज है, अगर वो फ्लिकर करेगी, वो फ्लक्चुएट करेगी, तो ये उसे कांस्टेंट करने की कोशिश करेगा। तो जब तक ये उस वोल्टेज को कांस्टेंट नहीं कर देगा, दैट इंटरवल विल बी कॉल्ड एज द ट्रांजिएंट। ठीक है? दैट विल बी कॉल्ड एज द ट्रांजिएंट। ठीक है? तो ये बात समझ में आई? ट्रांजिएंट क्या होता है बच्चों आपका? बताओ ट्रांजिएंट क्या होता है? ये बात क्लियर हो गई? और इवेंचुअली बेटा ट्रांजिएंट को खत्म होना ही है, ट्रांजिएंट की नियति ही है कि उसको खत्म होना है। हाँ, ट्रांजिएंट इज ऑलवेज टाइम लिमिटेड। वैसे टाइम लिमिटेड टर्म कहना ना बेटा गलत हो जाएगा सिद्धार्थ, उसका रीजन मैं बताता हूं क्या होता है कि ट्रांजिएंट को जो एंड होने में टाइम लगता है ना, इफेक्टिवली मतलब जो एक्चुअल टाइम है वो इनफाइनाइट है। मतलब ये कह सकते हो मैथमेटिकली, प्रैक्टिकली तो टाइम लिमिटेड ही होता है, बट मैथमेटिकली देखे तो इनफाइनाइट टाइम होता है। तो इनफाइनाइट टाइम तो टाइम लिमिटेड नहीं कहलाएगा। ठीक है? अब जैसे देखो आप ही लोग की स्टूडेंट लाइफ है, तो यार ये जो है ना आपका ट्रांजिएंट फेज है। आपका जो स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट क्या है? दैट यू विल बिकम अ रैंकर। और जब आप एक रैंकर बनोगे तब क्या होगा? तब आप एक अच्छी जॉब में होगे या अच्छी डिग्री कर रहे होगे, एंड दैट विल बी योर स्टेडी स्टेट। सर ट्यूबलाइट एंड बल्ब, कभी कभी ट्यूबलाइट एंड बल्ब फ्लिकर करती है,
वोल्टेज, हाँ उसका रीजन होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन की। सप्लाई से जो एसी वोल्टेज आ रही है ना, वो एसी वोल्टेज आपकी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की नहीं आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड लगातार बदल रहा है। ठीक है, वही रीजन होता है फ्लिकरिंग का। आ जाओ, अब देखो बंधु, यहां तक सबको क्लियर? अब देखो, जैसे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स दिखाया है, तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, फाइनली जो है आपका रिस्पॉन्स सेटल हो जा रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। ये देखो, फाइनली जो है ना आपका रिस्पॉन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके सेटल हो जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो ये जो फ्लक्चुएशन है, इसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन अराउंड द स्टेडी स्टेट वैल्यू। डैम्प क्यों बोल रहे हो बेटा? क्योंकि जो आपका डेविएशन है स्टेडी स्टेट के इर्द गिर्द, ऊपर और नीचे, वो डेविएशन धीरे 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 घटते जा रहा है, तो दैट इज योर डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब क्या होता है ना, देखो जो रिस्पॉन्स होता है सीटी इज बेसिकली रिटन एज द सम ऑफ द ट्रांजिएंट एंड द स्टेडी स्टेट वैल्यू। सीटी जो है दो चीजों का सम होता है, दैट इज द ट्रांजिएंट एंड द स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे फंडा ये होता है कि देखो, अगर आप टी टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाओगे सीटी पे, तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट स्टेडी स्टेट आउटपुट। दैट मीन्स कि टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आपका ट्रांजिएंट जो है, दैट बेसिकली गोज टू जीरो। दैट बेसिकली गोज टू जीरो, सिंपल सी बात है। और पता है लाइफ में ऐसा ही होता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या है? एक्सटर्नल एक्साइटेशन है। अब अगर आप उस प्रॉब्लम को लेके एकदम परेशान हो जाओगे, एकदम सोच में डूब जाओगे यार कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ एकदम बिगड़ जा रहा है, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि इवेंचुअली दैट इज गोइंग टू डाई आउट। बस उसको समय पे छोड़ देना चाहिए। यानी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई प्रॉब्लम खुद पे खुद निपट जाती हैं आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे ना, तो बहुत बार क्या होगा, सॉल्व करने की जगह सिचुएशन को और ज्यादा आप खराब कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से लाइफ में उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और सही प्रॉब्लम का चुनाव करें। ठीक है, वही प्रॉब्लम सॉल्व करें जो सॉल्वेबल हैं, जिनको सॉल्व करने से फायदा होगा और जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। लाइफ में अगर हर प्रॉब्लम को परिवार से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ए टू जेड सारी चीजें अगर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो इवेंचुअली यू विल लूज पेशेंस, यू विल लूज पीस ऑफ माइंड। इनफाइनाइट टाइम ड्यूरेशन कैसे होगा सिद्धार्थ भाई? देखो, यहां तुम्हें विजिबल होना बंद हो गया फ्लक्चुएशन, लेकिन फ्लक्चुएशन है। उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे मिली में जा रहा है, फिर माइक्रो में जा रहा है, फिर नैनो में जा रहा है, फिर पीको में, फिर फेम्टो में, छोटा होता जा रहा है, बट जीरो नहीं हुआ। ठीक है, जीरो नहीं हुआ, समझे? यानी ट्यूबलाइट भी जब आपकी चालू होती है, तो वो पहले ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, फिर वो इतना कम फ्लक्चुएट करती है कि आपको दिखना बंद हो जाता है और आपको कांस्टेंट नजर आता है। जैसे आपको सच्चाई बताऊं, अगर आप कभी ये देखोगे, जैसे मेरी स्क्रीन है, अगर मैं इसको मोबाइल के कैमरे में देखूंगा ना, मुझे इस पे लाइन चलती हुई नजर आएंगी। व्हाई? बिकॉज दिस स्क्रीन इज एक्चुअली फ्लिकरिंग, लेकिन मेरी आई उसको कैच नहीं कर पा रही। मुझे क्या दिख रहा है? इसका डिस्प्ले, मुझे इसका डिस्प्ले कांस्टेंट डिस्प्ले नजर आ रहा है। ऐसे ही कुछ ट्यूबलाइट और बाकी की डिवाइसेस के साथ है ना, बाकी के डिवाइसेस के साथ है। इवन पंखा भी जब चल रहा रहता है, अगर उसकी स्पीड में हल्का बहुत 500 आरपीएम से 499 आरपीएम पे आ भी गया, तो आपको पता थोड़ी चलेगा भाई। ठीक भाई, सबसे लोएस्ट यूनिट का तो बेटा कोई लिमिट ही नहीं है ना, अब ये चेक करना पड़ेगा कहां तक डिफाइंड है। ठीक है, एफपीएस बैलेंस नहीं होंगे। अब संस्कार ने देखो ऐसी बात छेड़ दी है ना, आपको बताता हूं एफपीएस क्या होता है। देखो क्या होता है कि कोई भी स्क्रीन, कोई भी डिस्प्ले आपका फ्लक्चुएट करता है, इवन के लाइट भी। मेरे कमरे में जो एलईडी लगी हुई है ना, ये भी फ्लक्चुएट करती है, लेकिन इसकी फ्लक्चुएशन फ्रीक्वेंसी अगर मैं कैमरा फ्रीक्वेंसी से मैच करा दूं, कैमरा की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे बोलते हैं एफपीएस, फ्रेम पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में वो कितनी फोटो क्लिक कर रहा है। ये तो जानते हो ना, जो वीडियो बनती है एक्चुअली वीडियो जैसी कोई चीज नहीं होती, क्या होती है? फोटोज होती हैं। लगातार अगर आप फोटो खींचते जाओ और उस फोटो को अगर आप चला दोगे, दैट विल लुक लाइक अ वीडियो। अच्छा, आपने वो देखा है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आते हैं यार, जहां पे कोई बच्चा एक ड्राइंग करता है डायरी के अंदर, और फिर उसके पन्ने ऐसे पलटते हो तो उसके अंदर एक पूरी कहानी होती है। कि जैसे यूजुअली कोई लव स्टोरी दिखा रहे होते हैं कि कोई लड़का लड़की मिले, फिर कुछ हुआ,
फिर दूर हो गए, फिर फाइनली आकर के मिल गए, ये सारा वो इमेजेस में इलस्ट्रेट कर देता है। आप डायरी के पेजेस ऐसे पलटते हो एंड यू सी दैट एंटायर स्टोरी। सेम इज द केस ऑफ अ वीडियो, सेम एग्जैक्टली सेम केस होता है वीडियो का, कि वो फोटो ही होती है बेटा, बट वो फोटो आपकी नजर के सामने इतनी तेजी से चलती है कि आपको वो कॉन्टिन्यूएशन में नजर आता है। तो यही देखो कैमरा का फंडा, अगर मेरी स्क्रीन 50 हर्ट्ज पे फ्लिकर कर रही है और कैमरा में मैंने 50 फ्रेम पर सेकंड लिया है, तो जिस रेट से फ्लिकर करेगी उसी रेट से वो कैप्चर करेगा। जैसे इसका फ्लिकर होके वापस आई उतना ही उसने भी कैप्चर किया, तो उस कैमरे में सारी की सारी चीजें क्या दिखेंगी, कांस्टेंट नजर आएंगी। हाँ, तारे जमीन पे भी दिखाई थी, बिल्कुल दिखाई थी, तो ऐसे कांस्टेंट नजर आती हैं। समझ में आ रही है बात? तो फ्रेम पर सेकंड अगर डिसबैलेंस होगा ना, कभी भी अगर आपको फ्लिकरिंग नजर आ रही है, आगे के लिए ध्यान रखिएगा, अपनी कैमरा सेटिंग्स में जाकर के एफपीएस को आप सेट कीजिएगा। क्या सेट कीजिएगा? एफपीएस को आप सेट कीजिएगा और फिर मजा देखिएगा, फिर मजा उठाइएगा, आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। चलिए, सनलाइट में फ्लक्चुएशन तो नहीं होता यार ऐसा, सनलाइट के अंदर आपके कैमरा के एफपीएस की वजह से वैसा दिख रहा होगा, ऐसा होता नहीं है। आइए, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है बेटा? द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम अंडर स्टेबल इनपुट कंडीशन ओवर टाइम। अगर आपने इनपुट को स्टेबलाइज करके रखा है, माने इनपुट को आप नहीं बदल रहे हो, तो अगर आप एक लंबे समय तक एक कांस्टेंट इनपुट लगा के रखो, तो जो आपको आउटपुट नजर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। क्योंकि जब जब आप इनपुट बदलोगे बेटा, ट्रांजिएंट तो आएगा। जब जब आप इनपुट बदलोगे, ट्रांजिएंट तो आएगा। अच्छा ऐसे सोचो, जब जब मैं आप लोगों के लिए कोई नया सब्जेक्ट लेके आता हूं, तो शुरू के 1-2 दिन बड़ी चहल पहल होती है, एकदम मस्त तरीके से बच्चों के डाउट ही डाउट, बहुत सारा इंटरेक्शन ही इंटरेक्शन, सब कुछ होता है, वो ट्रांजिएंट बिहेवियर है। और जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट चलता जाता है, तो लोग सेटल होते जाते हैं, तो इवेंचुअली वी रीच अ स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट का मतलब है जब आप एक इनपुट को लंबे समय तक लगा के रखें और आपका आउटपुट वहां पे जाके सेटल हो जाए, तो दैट आउटपुट इज कॉल्ड एज द स्टेडी स्टेट। ये बताता है कैसे एक सिस्टम का आउटपुट बदलता है, या फिर ये कह लो नहीं बदलता है, इन रिस्पॉन्स टू अ कांस्टेंट इनपुट। लेकिन यहां पे मैंने आपको क्या बताया? when we apply sinusoidal input, when we apply sinusoidal input, then under steady state, we do not, under steady state we do not receive constant output, we do not receive constant output, but steady state refers to, but या फिर ऐसा बोल दो, steady state is when एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड तो समझते हो ना, मैक्सिमम वैल्यू साइनोसॉइड की, एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट साइनोसॉइड इज कांस्टेंट। उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, वो फंक्शन आपका फ्लैट नहीं हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। दैट यू विल कॉल एज द स्टेडी स्टेट। क्या बोलेंगे आप उसको बेटा? स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो एक डीसी इनपुट लगाना या एक कांस्टेंट इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट भी कांस्टेंट ही होती है, और एक साइनोसॉइडल इनपुट के लिए आपकी स्टेडी स्टेट भी क्या होती है? साइनोसॉइडल ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल देना कि स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कांस्टेंट। मैकेनिक्स में बेटा इक्विलिब्रियम कह सकते हो रौनक, जैसे अभी हमने बॉल वाला एग्जांपल लिया कि इक्विलिब्रियम में है, बॉल आपकी रेस्ट में है, यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्सेस 0 है। ठीक है, बट स्टेडी स्टेट का जो फंडा है ना, स्टेडी स्टेट का फंडा टाइम से रिलेटेड है, कि अब जब एक समय के बाद कोई वैल्यू सेटल हो जाती है, तब हम उसको स्टेडी स्टेट कह देते हैं। बट इक्विलिब्रियम तो बेटा आपका कभी भी देख सकते हो, इक्विलिब्रियम तो जब भी कभी नेट फोर्स 0 हो जाए किसी बॉडी पे, तो आप कह सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो स्टेडी स्टेट का मतलब स्टेडी हो गया, यानी ठहर गया है। ठीक है, जैसे पानी में लहरें आती हैं वो ट्रांजिएंट है,
जब पानी थम जाए तो दैट इज इट्स स्टेडी स्टेट। सिंपल सी बात है। चलिए अब देखो कुछ इनपुट्स जो हम यूज करते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। वन इज कॉल्ड एज द सडन शॉक। क्या? सडन शॉक। अगर सिस्टम को झटका दे दिया जाए, ठीक है, यू हैव रिटन अंडर स्टेडी स्टेट वी डू नॉट रिसीव। जयंत भाई अगर आप साइनोसोइडल इनपुट लगाओगे तो स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट आउटपुट नहीं आएगा, वहां पे स्टेडी स्टेट में साइनोसोइड ही आएगा, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, तो आप उसको स्टेडी स्टेट बोलोगे। यानी हर इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट का मतलब कांस्टेंट आउटपुट नहीं होता। हर इनपुट के लिए कांस्टेंट आउटपुट नहीं बोलते हैं। जब साइनोसोइडल लगाते हैं तो आउटपुट साइनोसोइडल ही चाहिए होता है। अगर आप एक कांस्टेंट इनपुट लगाते हो यानी एक डीसी इनपुट लगाते हो तब आप कहते हो कि स्टेडी स्टेट में आउटपुट भी आपका कांस्टेंट आएगा। ये मैंने बताया। अभी यही तो इतनी देर से समझा रहा हूं कि ये मत रट के बैठ जाना कि स्टेडी स्टेट माने कांस्टेंट आउटपुट। नो, फॉर कांस्टेंट इनपुट यस कांस्टेंट आउटपुट, फॉर साइनोसोइडल इनपुट साइनोसोइडल आउटपुट। ठीक है, चलिए आइए। तो देखो यार आपने पढ़ा था ना इंपल्स फंक्शन क्या होता है। इंपल्स फंक्शन होता है एक ऐसा पल्स जिसकी हाइट इनफाइनाइट होती है और जिसका एरिया आपका 1 होता है। तो इट इज 0 फॉर ऑल टी नॉट इक्वल टू 0। यहां पे आर ये मत समझना रैंप है बेटा, ये आर क्या है, दिस इज द एक्साइटेशन। अब इसके बाजू में जो आपने 1 लिखा बच्चों, इसके बाजू में जो आपने 1 लिखा दैट रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द इंपल्स फंक्शन और और स्ट्रेंथ ऑफ द इंपल्स फंक्शन। देखो यार हमेशा आप फ्लक्चुएशन को जो है स्टेडी स्टेट बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे डिपेंड करता है कि नॉर्मली बिहेवियर क्या एक्सपेक्टेड था। अगर एक सिस्टम से ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड था कि वो कांस्टेंट आउटपुट देगा तो फ्लक्चुएशन विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांजिएंट। और अगर एक सिस्टम से ये एक्सपेक्टेड था कि भाई हमने साइनोसोइडल इनपुट लगाया है, आउटपुट साइनोसोइडल ही आएगा, देन साइनोसोइडल विल बी कॉल्ड एज द स्टेडी स्टेट। समझ में आ रही है बात? अब आप डीसी इनपुट लगाओ, मान लो आपने एक कांस्टेंट इनपुट दिया सर्किट को, उसके अंदर फ्लक्चुएशन बन रहे हैं तो वो तो ट्रांजिएंट कहलाएगा ना। फिर वो तो ट्रांजिएंट कहलाएगा क्योंकि वहां एक्सपेक्टेड क्या था, दैट यू आर गोइंग टू गेट अ कांस्टेंट आउटपुट। तो मैंने यही तो बोला ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, बेसिकली सिस्टम के नॉर्मल बिहेवियर से डेविएशन आना। अगर नॉर्मल बिहेवियर में कांस्टेंट आउटपुट मिलना चाहिए था तो फ्लक्चुएशन विल बी ट्रांजिएंट, और अगर नॉर्मल बिहेवियर में फ्लक्चुएशन ही मिलना चाहिए था, ऑसिलेशन ही मिलना चाहिए था, तो देन ऑसिलेशन विल बी स्टेडी स्टेट। ईएससी मेंस का रिजल्ट आ गया, सॉरी क्वालिफाई नहीं कर पाया, थोड़ा सैड हूं, बट इस बार मैं अच्छा करूंगा। पीके भाई देखो सैड होने वाली बात नहीं है क्योंकि आपने पेपर देने के बाद ही आपको पता था कि यार मेंस वाला पेपर इस बार निकल नहीं पाएगा, उतना अच्छा नहीं गया है, और आपने पहले से खुद को तैयार कर लिया था, पहले से आप जो है खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे थे। बस अब आपके पास एक मोटिवेशन, एक पर्पस और एक्स्ट्रा होना चाहिए कि नहीं निकला अब और जान लगानी है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हम बंधे रहते हैं किसी चीज से, अब तक आप बंधे हुए थे कि रिजल्ट आएगा, क्या पता 1% क्या पता निकल जाए, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। अब आप उससे बाहर आ गए हो तो अब तो और मेहनत करनी है और मचाना है। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिएगा बेटा, एरिया हमने दिखाया है इंपल्स फंक्शन का, दैट इज यूनिटी। इंपल्स बेसिकली क्या होता है, इट इज अ पल्स ऑफ 0 ड्यूरेशन एंड द इनफाइनाइट हाइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सडन शॉक बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो अब ये पेन है, पेन को जैसे मैंने ना देखो एक बार के लिए उछाला तो दैट इज इंपल्स, क्योंकि मैंने इसको एक ही बार फोर्स दिया, लगातार नहीं दे रहा हूं, एक ही बार दिया, तो दैट इज माई इंपल्स। ठीक है, और इसको लगातार ऐसे लिफ्ट करूं या नीचे लेके जाऊं तो यहां मैं कांस्टेंट इनपुट लगा रहा हूं, तो दैट इज नॉट एन इंपल्स। समझ गए? किसी को जैसे आपने धक्का दिया, आप उसको इंपल्स भी कह सकते हो। हार्मोनिक्स पे नहीं जा रहे भाई सिद्धार्थ, क्योंकि हार्मोनिक्स के लिए वैसे भी हमें एक पीरियोडिक फंक्शन की बात करनी होगी, हार्मोनिक्स के लिए फिर हमें फोरियर सीरीज की बात करनी होगी, तो हार्मोनिक्स तो अलग चीज हो गई ना बेटा, एकदम ही अलग चीज हो गई। हार्मोनिक्स की बात कहां होती है, जहां पे पीरियोडिक फंक्शन आता है वहीं फोरियर सीरीज निकलती है ना। तो जब भी आप कोई पीरियोडिक इनपुट लगाओगे, आपको पीरियोडिक आउटपुट मिलेगा, देन यू कैन टॉक अबाउट हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स ऐसा थोड़ी होता है कि थोड़ी देर बाद गायब हो जाएंगे। हार्मोनिक्स आते हैं, आपकी जो फाइनल वेवफॉर्म बनती है अगर वो पीरियोडिक बनती है उसके अंदर हार्मोनिक्स दिखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, आधे घंटे बाद हार्मोनिक्स खत्म हो जाएंगे। हार्मोनिक्स सस्टेन्ड होते हैं। ठीक है,
जैसे मान लो कि अगर कोई आपका सिस्टम है जिसका आउटपुट इस स्क्वायर वेव आ रहा है, अब उस स्क्वायर वेव की अगर आप फोरियर सीरीज लिखोगे तो स्क्वायर वेव तो खुद में स्टेडी स्टेट है, तो उसकी फोरियर सीरीज में जितने भी हार्मोनिक्स आएंगे दे विल रिप्रेजेंट द स्टेडी स्टेट। एनी सडन एक्साइटेशन विल बी इंपल्स। मैंने बताया ना श्रीजा बेटा सिंपल सा एग्जांपल कि अगर आप मोमेंटरीली एक्साइट करते हो, जैसे मान लो कि आपका वो होता है, अच्छा वो देखे हो कई बार जो लोग गाड़ी चोरी करते हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं होती है या फिर चाबी नहीं होती है, गाड़ी चोरी करते हैं, वो क्या करते हैं, एक बार के लिए स्पार्क प्लग एक्साइट करते हैं, स्पार्क देते हैं, गाड़ी चालू हो जाती है, फिर हटा देते हैं, दैट इज इंपल्स। वो सडन वो देना एक्साइटेशन, जिसके बाद वो इनपुट जीरो हो जाएगा वापस से। एक मोमेंट के लिए आपने इनपुट लगाया, उसके बाद वापस से इनपुट को जीरो कर दिया, दैट इज योर इंपल्स। आ रहा हूं बेटा आर ऑफ एस पे। अब आर ऑफ टी अगर आपका डेल्टा टी है तो इसका लैप्लास क्या होगा भाई, इसका लैप्लास होगा डेल्टा टी का 1। क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब अगले इनपुट पे आते हैं बेटा। अगला इनपुट होता है सडन इनपुट, शॉक नहीं है, सडन इनपुट है, यानी इनपुट आपने सडनली लगा दिया, अब आप उसको लगा के रख रहे हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द यूनिट स्टेप। तो यूनिट स्टेप आप कैसे लिखते हो बेटा, अब थोड़ा सा यार आगे बढ़ते हैं ना, काफी कंसेप्चुअल डिस्कशन हो गया, टॉपिक में थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। 1 when t greater than 0, 0 when t less than 0। हमने क्या पढ़ा था कि ut, ये मैं रिवाइज करा रहा हूं, लैप्लास में बता चुका हूं ऑलरेडी, ut is discontinuous, ut is discontinuous at t equal to 0, है ना, 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। अब अगर आपका rt जो है दैट इज u ऑफ t, इससे क्या होगा, r ऑफ s, यानी इसका लैप्लास विल बी 1 by s, यानी इट हैज 1 पोल एट ओरिजिन। इसके डिनोमिनेटर में एक पोल आ रहा है ना बेटा ओरिजिन पे, ठीक है, एक पोल आ रहा है। अब इसका और इंपल्स का रिलेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यूनिट स्टेप जो होता है बेसिकली इट इज द इंटीग्रेशन और रनिंग इंटीग्रेशन ऑफ द इंपल्स, करेक्ट। आपका डेल्टा का रनिंग इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज द यूनिट स्टेप। रनिंग इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स। अब यहां पे क्या होता है, अगर आप डेल्टा टी की बात करें तो दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप, डेरिवेटिव ऑफ योर यूनिट स्टेप। तो जब भी आप ये बोलोगे ना, जैसे मान लो ऐसा आपसे कोई बोलता है स्टेटमेंट के अंदर कि एज्यूम दैट अ 5 वोल्ट इनपुट इज सडनली अप्लाइड, अगर कोई आपसे ऐसा बोले एज्यूम दैट अ 5 वोल्ट इनपुट इज सडनली अप्लाइड, तो आप उसे क्या कहेंगे, 5 UT। अगर कोई ये बोलेगा भाई कि अ सिस्टम इज सडनली और सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद अ सडन शॉक, तो आपका वो क्या होगा, यूनिट इंपल्स। बट अगर सिंपल ऐसे बोल देगा 5 वोल्ट इनपुट इज सडनली अप्लाइड, तो दैट विल बी स्टेप। बस उसका एम्पलीट्यूड A ले लेना, 5 ले लेना बेसिकली। अब अगला क्या होता है बेटा, वेलोसिटी टाइप इनपुट, जिसको कहते हो रैंप सिग्नल। वेलोसिटी टाइप क्यों बोला जाता है, क्योंकि रैंप का जो डेरिवेटिव होता है वो उसको आप कहोगे कांस्टेंट है, और आप ऐसा सोचो पोजीशन का डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी, पोजीशन का डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी। ऐसे ही रैंप का डेरिवेटिव जब कांस्टेंट आने लगे तो हम कह देते हैं इट रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ रहे हो, जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है आप उसे वेलोसिटी कह सकते हो। जैसे पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, ऐसे रैंप का डेरिवेटिव या उसका स्लोप कांस्टेंट आता है, दैट इज सेड टू बी अ रैंप इनपुट और अ वेलोसिटी इनपुट। अब इसका फंडा क्या होता है भाई, इसकी वैल्यू आती है t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0। इसको आप ऐसे भी लिखते हो TUT। बट रैंप की खासियत क्या होती है कि रैंप फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जैसे यूनिट स्टेप डिसकॉन्टिन्यूअस था ना, इंपल्स भी डिसकॉन्टिन्यूअस होता है क्योंकि अचानक से इनफाइनाइट चला जाता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा है 0 पे।
अब ये जो रैंप होता है बेटा, ये बेसिकली कैसे डिफाइंड है? दिस इज द रनिंग इंटीग्रल, दिस इज द रनिंग इंटीग्रल ऑफ योर यूनिट स्टेप. एंड व्हाट इज यूनिट स्टेप? डेरिवेटिव ऑफ द रैंप. यूनिट स्टेप इज डेरिवेटिव ऑफ द रैंप. इम्पल्स इज डबल डेरिवेटिव ऑफ द रैंप. मैंने आपको बताया था ना, ये सारे के सारे फंक्शन जो है आपस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से जुड़े हैं. अब अगर बेटा आर ऑफ टी आपका टी यू टी आ रहा है, आर ऑफ टी जो रैंप है वो है टी यू टी, तो इसका लैप्लास क्या होगा बेटा? इसका लैप्लास होगा 1/s², विच मीन्स इसके दो पोल ओरिजिन पे आ रहे हैं. ठीक है, इसके दो पोल आपके ओरिजिन पे आ रहे हैं. और यहां पे आप इसका ग्राफ देख सकते हो. ग्राफ क्या है कि 0 के पहले इट इज परमानेंटली 0 और 0 के आगे इट बिकम्स अ लीनियर कर्व. उजेर भाई, जैसे अगर एक गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है तो उसकी पोजीशन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा. या आप ये कह सकते हो उसकी पोजीशन क्या होगी? उसकी पोजीशन लीनियर होगी. सेम वे में रैंप है, रैंप का डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है, माने इट रिप्रेजेंट्स मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसीलिए वेलोसिटी इनपुट बोला. समझे? अगर कहीं पे देखो, जैसे ये है यूनिट स्टेप, आप इसको पोजीशन बोल दो, क्योंकि यहां इसकी वैल्यू ही कांस्टेंट है, यानी पोजीशन कांस्टेंट है. जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट, जैसे पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, तो इट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी. तो इसको आप ये बोल सकते हो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा. पॉइंट समझ में आया? और किसी का अगर डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, क्योंकि पोजीशन का डबल डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सेलरेशन. तो जहां आपको वेलोसिटी कांस्टेंट नजर आए आप उसे वेलोसिटी टाइप इनपुट बोलोगे, यानी कि जहां डेरिवेटिव कांस्टेंट है. और जहां बेटा आपको डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट नजर आए तो आप उसे एक्सेलरेशन बोलोगे. जैसे डबल डेरिवेटिव वाला होता है यूनिट पैराबोलिक, तो यहां एक्सेलरेशन यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है, इसीलिए बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइप इनपुट. इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? कि भाई 0 के पहले तो 0 है, 0 के पहले तो 0 है, और 0 के आगे ये है t²/2. 0 के पहले ये 0 है और 0 के आगे ये है t²/2. अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t²/2 u ऑफ t. तो डेरिवेटिव ऑफ दिस पैराबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? रैंप होता है. और रैंप का डेरिवेटिव क्या होता है? यूनिट स्टेप होता है. रैंप का डेरिवेटिव क्या होता है? यूनिट स्टेप होता है. ठीक है, तो ये हो गया. और इसका मतलब जो डबल डेरिवेटिव है ना पैराबोलिक का, वो आपका यूनिट स्टेप है. वही तो हम लोग बोल रहे हैं कांस्टेंट, वही तो हम लोग बोल रहे हैं कांस्टेंट है. ठीक है भाई. अब अगर आपका यहां पे PT आ रहा है t²/2 ut, तो इसका जो लैप्लास आएगा ना बेटा, दैट विल बी 1/s³, यानी यहां पे 3 पोल आ जाएंगे ओरिजिन पे. और आप ये भी बोल सकते हो कि जो पैराबोलिक इनपुट है दैट इज बेसिकली रनिंग इंटीग्रेशन ऑफ द रैंप फंक्शन. दैट इज बेसिकली रनिंग इंटीग्रेशन ऑफ द रैंप फंक्शन. ऐसे यहां पे आप बोल सकते हो रैंप फंक्शन इज बेसिकली रनिंग इंटीग्रेशन ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन. तो बेसिकली इंपल्स का इंटीग्रेशन स्टेप, स्टेप का इंटीग्रेशन रैंप, रैंप का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? रैंप का इंटीग्रेशन विल बी योर पैराबोलिक. ऐसी पैराबोलिक का डेरिवेटिव रैंप, रैंप का डेरिवेटिव क्या होगा? अरे भाई क्या समस्या है? पैराबोलिक का डेरिवेटिव रैंप, रैंप का डेरिवेटिव स्टेप, स्टेप का डेरिवेटिव इंपल्स. समझे कि नहीं समझे? बताओ. समझ गए? तो ये जो 4 इनपुट मैंने आपको बताया ना, ये टाइम रिस्पॉन्स के अंदर काफी ज्यादा बार यूज होंगे. दे आर जनरली यूज्ड एज द स्टैंडर्ड इनपुट्स टू अ सिस्टम टू गवर्न इट्स टाइम रिस्पॉन्स, टू फाइंड आउट द टाइम रिस्पॉन्स. समझे? चल अब देखो क्या होता है रिस्पॉन्स टू द स्टैंडर्ड इनपुट. ये 4 आपके स्टैंडर्ड फंक्शन है.
अब अगर आप इनको इनपुट लगाओगे तो इनका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ठीक है। अगर आप एक स्टैंडर्ड इनपुट को, स्टैंडर्ड फंक्शन को एज अ इनपुट लगाते हो तो उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, इस पे हमें बात करनी है। क्योंकि मेरा मेन एम तो यही है ना बेटा कि मुझे सिस्टम का आउटपुट जानना है। बट अगर सिस्टम का आउटपुट जानना चाहते हो तो इनपुट तो लगाओगे ना। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनको एज अ इनपुट यूज किया जाता है टू जज द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। समझे मेरी बात। अगर टाइम रिस्पॉन्स का शेप भी देखना चाहते हो, देखना चाहते हो कैसे वेरी कर रहा है, तो आपको इनपुट तो चाहिए ही ना। अगर इनपुट चाहिए तो इनपुट क्या लगाओगे, इन चार में से कोई एक फंक्शन। वैसे तो चारों के लिए निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर आप इंपल्स लगाते हो, आप स्टेप इनपुट लगाते हो, आप रैंप लगाते हो, आप पैराबोलिक लगाते हो। अगर आप इंपल्स के लिए आउटपुट देखोगे, यू विल कॉल इट एज द इंपल्स रिस्पॉन्स। जब आपने इंपल्स को एज अ इनपुट दिया तो जो आउटपुट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज इंपल्स रिस्पॉन्स। जब आपने स्टेप इनपुट दिया तो जो आउटपुट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टेप रिस्पॉन्स। जब आपने रैंप इनपुट दिया तो जो भी आपका आउटपुट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द रैंप रिस्पॉन्स। जब आपने पैराबोलिक इनपुट दिया तो जो भी आउटपुट आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द पैराबोलिक रिस्पॉन्स, ठीक है, पैराबोलिक रिस्पॉन्स। बात क्लियर है भाई। तो इंपल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, रैंप रिस्पॉन्स और पैराबोलिक रिस्पॉन्स, ये आपके रिस्पॉन्सेस के नाम है। और मजेदार बात ये होती है बेटा कि ये जो चार इनपुट हैं ये आपस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं, तो इनके आउटपुट्स के अंदर भी सेम रिलेशन मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। देखो, these four inputs are called as singularity function। सर ये क्या होता है? सिंगुलैरिटी होता है जहां पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। क्या होता है? जहां पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए उसे सिंगुलैरिटी बोलते हैं। तो इन सभी फंक्शन में एक चीज कॉमन है, इंपल्स को छोड़ दो, कि सभी में जीरो पे पोल है। सभी में क्या है? जीरो पे, ओरिजिन पे पोल है। तो ओरिजिन पे तो ये फंक्शंस अनडिफाइंड हो गए, इनको सिंगुलैरिटी फंक्शन बोलते हैं। एंड दे आर related to each other, by differentiation and integration, and so are their responses, इनके आउटपुट्स में भी सेम रिलेशन होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, ठीक है। इनके आउटपुट्स के अंदर भी सेम रिलेशन होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो जो रिलेशन आपके इनपुट में आएगा, यानी कि यहां पे जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला फंडा बन रहा है, वही सेम आपका रिलेशन आएगा आउटपुट के अंदर भी। दे विल ऑल्सो बी रिलेटेड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एज एन एग्जाम्पल देखो, इंपल्स रिस्पॉन्स को आप लिखते हो h ऑफ t और स्टेप रिस्पॉन्स को लिखते हो s ऑफ t। तो एज एन एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि h ऑफ t, जैसे इंपल्स होता है ना स्टेप का डेरिवेटिव, तो इंपल्स रिस्पॉन्स भी स्टेप रिस्पॉन्स का डेरिवेटिव होता है, या स्टेप रिस्पॉन्स इज इंटीग्रेशन ऑफ द इंपल्स रिस्पॉन्स। ये बात सबको समझ में आई? तो जो रिलेशन आपके इनपुट्स के बीच में स्टैंडर्ड फंक्शन के, वही सेम रिलेशन इनके आउटपुट्स के बीच में भी है, ठीक है, वही सेम रिलेशन। बेटा एलटीआई सिस्टम की ही बात कर रहे हैं हम लोग राकेश भाई। जब हम अपने कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एलटीआई सिस्टम। खास करके मैंने बताया था ना, ट्रांसफर फंक्शन तो सिर्फ एलटीआई पे ही बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ,
अब देखो कुछ कॉमन लैपलास ट्रांसफॉर्म, u ऑफ t का क्या होता है 1/s, डेल्टा t का क्या होता है भाई 1 होता है, फिर इसके बाद आपका t ut का 1/s², t²/2ut 1/s³, e की पावर माइनस atut 1/s+a, ठीक है, साइन atut a/s² + a², cos atut s/s² + a²। और ये जो चार है ना आपके, इन चारों को आप बोलते हो सिंगुलैरिटी फंक्शन। समझ गए लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि ओरिजिन पे इन सभी में एक सिंगुलैरिटी है। तो इन सभी के अंदर ये कॉमन चीज है दैट दे हैव अ सिंगुलैरिटी एट s = 0। ठीक है, दे हैव अ सिंगुलैरिटी एट s = 0। और आप चाहो तो जनरलाइज भी कर लो बेटा, t की पावर n ut का होता है n फैक्टोरियल बाय s की पावर n+1, और ऐसे ही t की पावर n e की पावर -at ut। जब भी e की पावर -at आ जाए ना किसी फंक्शन में, तो क्या करता है s को s+a बना देता है। क्या करता है s को s+a बना देता है। तो ये भी आप याद रख सकते हो इस टाइप से कि t की पावर n से क्या होगा, कल को मान लो t³ पे बात आ गई तो आपको आना तो चाहिए। ये आपके कुछ कॉमन लैपलास ट्रांसफॉर्म है। अब स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, जैसे आपने स्टेप लगाया a का, तो यहां पे आएगा a/s। अगर आपने 1 की जगह a का लगाया, यूनिट स्टेप लगाया तो 1/s, ऐसी at रैंप लगाया तो a/s², यूनिट रैंप लगाओगे तो 1/s²। ठीक है, a × t²/2 लगाया a/s³, और t²/2 लगाओगे तो दैट इज 1/s³, और डेल्टा t का 1। समझ रहे हो? तो जब भी आपको ऐसा दे दे ना, मान लो पैराबोला दे दे 4t², तो आप उसे ओपन करके लिख लेना बेटा 8 × t²/2। सो हम बेटा ऐसा हो सकता है कि फंक्शन इंफिनिटी पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है फंक्शन वहां डिफरेंशिएबल ना हो, ऐसा हो सकता है फंक्शन का डबल डेरिवेटिव डिफाइंड ना हो। बेसिकली इसको मैथमेटिकली बोला जाता है फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। क्या बोलते हैं? फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे फंक्शन और उसके सारे के सारे डेरिवेटिव्स का डिफाइंड होना। तो अगर फंक्शन या उसका कोई भी डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड हो गया, तो आप उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी बोल देते हो। क्या बोल देते हो? सिंगुलैरिटी। फंक्शन चाहे तो उसका कोई डेरिवेटिव वहां पे अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, आ जाओ। हाउ टू फाइंड द पोल्स ऑफ अ फंक्शन। आप पोल्स कैसे निकालते हो बेटा? आप सिंपल सी चीज करते हो, इक्वेट द डिनोमिनेटर of a rational function, equate the denominator of a rational function to 0 to determine the poles. To determine the poles. ठीक है, हाँ। कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करना बेटा वो तो कॉम्प्लेक्स के लिए होता है। कॉची रीमान इक्वेशन हर फंक्शन के लिए थोड़ी होता है, वो सिर्फ आपके लिए होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एनालिटिक करना है। मैं नॉर्मली बोल रहा हूं, एनालिटिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन और उसके सभी डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड हो। अब आप देखो इंपल्स है, इंपल्स 0 पे अनडिफाइंड है तो 0 पे सिंगुलैरिटी है। स्टेप है, स्टेप 0 पे अनडिफाइंड है, सिंगुलैरिटी है। रैंप है, रैंप का डेरिवेटिव यूनिट स्टेप है, वो 0 पे अनडिफाइंड है, सिंगुलैरिटी है। पैराबोलिक है, उसका डबल डेरिवेटिव यूनिट स्टेप है, वो 0 पे अनडिफाइंड है, सिंगुलैरिटी है। जब भी कोई फंक्शन या उसका किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पे अनडिफाइंड होता है तो उस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। ठीक है,
सिंपल सी बात है। अब जरा ये देखना, स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है बेटा एक सिस्टम जिसका ट्रांसफर फंक्शन दिया है। चलो फटाफट निकालो, फाइनल वैल्यू भी निकालना, मैंने फाइनल वैल्यू थ्योरम आपको पढ़ा रखी है। आया भाई इसका आंसर? देखो किसी भी सिस्टम का आउटपुट कैसे निकाला जाता है, सी एस इक्वल टू आर एस। अब स्टेप रिस्पॉन्स कह रहा है, स्टेप रिस्पॉन्स के लिए आर टी इज यू टी। स्टेप इनपुट लेना पड़ेगा ना भाई, अगर स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए तो इनपुट कैसा लेना पड़ेगा, स्टेप इनपुट। तो आर एस विल बी बेसिकली 1/s, ठीक है। तो सी ऑफ एस क्या हो गया, ये हो गया। अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन ओपन करेंगे, 0 डालोगे तो 1/a आएगा, और -a डालोगे तो -1/a। तो दिस विल बिकम सी ऑफ टी ये आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास 1/a 1 - e टू द पावर -80 ut। अब अगर आपको फाइनल वैल्यू चाहिए तो या तो आप टाइम डोमेन से ही निकाल लो सीधे सीधे। देखो फाइनल वैल्यू चाहिए तो आप टाइम डोमेन से निकाल दो, जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है ना। अब ये कितना होगा बेटा, यहां पे अगर एक्सपोनेंशियल में आप इंफिनिटी डालोगे तो e की पावर -इंफिनिटी बनेगा, और e की पावर -इंफिनिटी होता है 0, तो ये आ गया 1/a। और अगर आपको ऐसे निकालना है, आप फाइनल वैल्यू थ्योरम से निकाल लो, लैपलास से निकालना है अगर, s इंटू सी एस, एक s से s कट जाएगा तो भी देखो 1/a आ रहा है। आपको मैं एक चीज और बताऊं बेटा, कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन टर्म होती है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है। तो क्या नहीं समझे रौनक भाई, बताओ क्या नहीं समझे? इस टाइप के क्वेश्चन तो ट्रांसफर फंक्शन में ही करा चुका था, ये तो हाईलाइट था। क्या नहीं पार्ट समझ आया बताओ इसमें, जल्दी से बोलो। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का ना एक रास्ता और होता, अगर आप ये समझते कि ये इंपल्स रिस्पॉन्स का लैपलास है, तो आप ये कह सकते थे ना कि इंपल्स रिस्पॉन्स विल बी, इंपल्स रिस्पॉन्स यानी h ऑफ t विल बी लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस a। इसका इनवर्स लैपलास ले लो। अब अगर आप इसका इसका अगर आप इंटीग्रेशन कर देते ना तो भी आपको सेम आंसर मिल जाता, दैट इज द स्टेप रिस्पॉन्स। रौनक भाई ये बोला है इस सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स निकालो जिसका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। जब हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता है हम आउटपुट कैसे निकालते हैं? ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, करेक्ट।
CS by RS। तो CS by RS अगर H of S होता है, H of S फीडबैक नहीं है, पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। H of S जो है ट्रांसफर फंक्शन है। अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, R of S मल्टीप्लाइड बाय H of S, यानी इनपुट का लैप्लास मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन विल गिव मी द आउटपुट लैप्लास। अब इनपुट कितना लूं, क्वेश्चन में ये बोला कि स्टेप रिस्पॉन्स निकालो। स्टेप रिस्पॉन्स के बारे में हम ये जानते हैं, जब इनपुट स्टेप होता है तो आउटपुट कहलाता है स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, ये अभी देखे थे, जब इनपुट स्टेप होता है तो आउटपुट कहलाता है स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है बेटा, तो मैंने यहां पे इनपुट लिया यूनिट स्टेप, ये हुआ 1/s, तो 1/s इसमें मल्टीप्लाई किया ट्रांसफर फंक्शन में, RS इंटू HS में 1/s, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ा, ये मैंने तोड़ना भी आपको सिखाया था, पार्शियल फ्रैक्शन से s को 0 रखा और -a रखा, ये तोड़ा, इनवर्स लैप्लास ले लिया, ये आ गया। रिस्पॉन्स की जब भी बात आती है हमेशा टाइम डोमेन में देना है। उजैर भाई बड़ा बेतुका सा सवाल है कि इंपल्स रिस्पॉन्स के ही ट्रांसफॉर्म को हम लोग ट्रांसफर फंक्शन क्यों कहते हैं, क्या बताएं तुम्हें इसमें, बताओ। इसके लिए या तो मैं कन्वोल्यूशन एक्सप्लेन करूं, बट ये तो डेफिनेशन है ना कि ट्रांसफर फंक्शन आया कहां से, ट्रांसफर फंक्शन आया ही इंपल्स रिस्पॉन्स से। मैं बता देता हूं फिर भी, चलो भाई, कि अगर आप टाइम डोमेन में देखें तो किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट आता है बाय टेकिंग कॉन्वोल्यूशन ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स विद द इनपुट। इंपल्स रिस्पॉन्स का कन्वोल्यूशन लिया जाता है इनपुट के साथ, और जब इस पूरे प्रोसेस का लैप्लास लेते हो तो जो कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, जो उजैर का क्वेश्चन है, फंडा ये होता है C of t is R of t कन्वोल्यूशन विद H of t। R of t क्या है, इनपुट है, H of t क्या है, इंपल्स रिस्पॉन्स है। रौनक भाई समझ में आया क्वेश्चन के नहीं आया, तुम्हारी क्वेरी क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, आप लिखोगे C of S is R of S dot H of S, यहां से H of S आ गया, आउटपुट का लैप्लास अपॉन इनपुट का लैप्लास, इसी को ट्रांसफर फंक्शन बोला गया, इसी को ट्रांसफर फंक्शन बोला गया। ट्रांसफर फंक्शन थोड़ी ना पहले आया, पहले तो आपका इंपल्स रिस्पॉन्स आया, फिर जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया तब हम ट्रांसफर फंक्शन के बारे में जाने हैं। ठीक है, नहीं बेटा दोबारा से नहीं बोलेंगे, एक बार भी ब्रीफ में, आप पहले लेक्चर जाके देखिए ऋतिक भाई, मुझे पता है तुमने लेक्चर में सुख किया होगा, तो कितना ही मुश्किल है इस क्लास के बाद प्ले कर लेना, देख लेना पार्शियल फ्रैक्शन लैप्लास वाले लेक्चर के अंदर, मुश्किल से तुम्हें 10 से 15 मिनट लगेंगे। और मैं ब्रीफ में क्यों बोलूं बताओ, जब वो रिकॉर्डेड है तुम्हारे पास। आओ, पोल जीरो प्लॉट की अगर बात करें बेटा, तो पोल जीरो प्लॉट का मतलब होता है अगर हम एक ग्राफ पे सिस्टम के पोल्स और जीरोस को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो पोल जीरो प्लॉट क्या करता है, रिप्रेजेंट पोल्स एंड जीरोस ऑन एस प्लेन, represents poles and zeros on S plane। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, जीरोस का क्या मतलब होता है बेटा, जीरोस का मतलब होता है वो वैल्यूज जहां पे आपका फंक्शन जीरो हो जाए। फंक्शन जीरो करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें न्यूमरेटर को जीरो करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर को जीरो करना पड़ता है। और ऐसे पोल्स क्या होते हैं बेटा, वही तो अप्लाई किया फाइनल वैल्यू थ्योरम में, एस टेंडिंग टू जीरो। और क्या अप्लाई किया रौनक भाई, एस टेंडिंग टू जीरो ही तो अप्लाई किया है। अब रौनक भाई देखो, पीछे का सारा भूल जाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ऋतिक और रौनक। पोल्स क्या होते हैं बेटा, पोल्स का मतलब होता है जहां पे एस की वो वैल्यूज जहां पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए या फंक्शन आपका इनफाइनाइट हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को जीरो करना पड़ता है टू कंप्यूट द पोल्स। Equate the denominator of the transfer function to 0 to compute the poles। और जब आप इन पोल्स और जीरोस को ग्राफिकली शो करोगे एस प्लेन पे इनकी पोजीशन को, तो दैट इज कॉल्ड एज द पोल जीरो प्लॉट।
तो ग्राफ में क्या होता है ना, पोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, ठीक है, और फिर जीरोज आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और डॉट। ठीक है, जीरो आप दिखाते हो सर्कल या फिर डॉट से। जैसे अब एक एग्जांपल लो, इसका पोल जीरो प्लॉट हमें बताने के लिए बोल रहा है, तो पहले आप देखो जीरोस निकालो। जीरोस के लिए आप क्या करोगे बेटा, न्यूमरेटर को जीरो करोगे, न्यूमरेटर जीरो करने का मतलब s+2 को जीरो करोगे, जिससे कि s कितना आ जाएगा, -2। फिर पोल्स निकालोगे, पोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप डिनोमिनेटर को जीरो करोगे, तो यहां पे देखो s = 0 आएगा एक तो, और यहां पे सेकंड ऑर्डर का पोल बन रहा है। मैंने आपको बताया था ना पोल की मल्टीप्लिसिटी, बताओ, मैंने आपको बताया था पोल की मल्टीप्लिसिटी, एक पोजीशन पे जितने पोल आते हैं दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द पोल। यहां एस स्क्वायर का मतलब है दो बार एस आ रहा है, एस इंटू एस, तो दो पोल्स आ रहे हैं ओरिजिन पे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, देयर आर टू पोल्स एट ओरिजिन। ठीक है भाई, टू पोल्स एट ओरिजिन। फिर आप अगली टर्म को जीरो करोगे, s+4 = 0, इससे s आएगा -4, और फिर आप अगली टर्म को फिर जीरो करोगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक की रूट्स कैसे निकालते हो, -2 + -b² - 4ac -1 + -j, रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है ना, इसीलिए प्लस - आयोटा। अब आप इसको जो है ना एक प्लेन पे दिखाओगे, प्लेन कैसा लोगे भाई, कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसको एस प्लेन बोलते हैं, जिसकी रियल एक्सिस कहलाती है रियल पार्ट ऑफ एस यानी कि सिग्मा, और वाई एक्सिस कहलाती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस यानी कि जे ओमेगा। एक्स एक्सिस कहलाती है रियल पार्ट ऑफ एस, वाई एक्सिस कहलाती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस। अब भाई पहले s = -2 पे एक पोल आ रहा है, सॉरी जीरो आ रहा है, तो -2 पे आपने एक जीरो दिखाया, जीरो को ऐसे सर्कल से दिखाओगे। ठीक है, अब ओरिजिन पे दो पोल आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे दिखा दोगे, दो पोल दो क्रॉसेस दिखा दिए ओरिजिन पे। -4 पे एक पोल आ रहा है, ये लो। अब -1 + -j यानी इन पोल्स का इमेजिनरी पार्ट भी है, तो रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट दिखाने हैं, तो रियल पार्ट तो -1 है, इमेजिनरी पार्ट एक का है +j और एक का है -j। ठीक है, तो देखो ये देखो, इमेजिनरी पार्ट j -j, रियल पार्ट -1, तो ये आ गए। कोऑर्डिनेट हो गया ना, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 1 और -1, या y कोऑर्डिनेट j और -j। इसको आप पोल जीरो प्लॉट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम पोल जीरो प्लॉट बोलते हैं। बताइए, क्लियर हो गया। पोल जीरो प्लॉट का क्या मतलब होता है, ओरिजिन पे दो पोल आ रहे हैं, इसीलिए दो क्रॉसेस दिखाओगे। यहां पे -2 पे एक जीरो आ रहा है, सर्कल दिखाओगे, -4 पे एक पोल आ रहा है, क्रॉस दिखाओगे, -1 + -j पे आप दो क्रॉसेस दिखाएंगे। क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर सबको। चल, अब आते हैं क्लोज लूप सिस्टम पे। जब हम लोग क्लोज लूप सिस्टम की बात करते हैं, इसका ट्रांसफर फंक्शन आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो। यहां पे फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन होता है g(s), और फीडबैक पाथ का होता है h(s).
ये देखो, ये हो गया आपका आर ऑफ एस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया आपका सी ऑफ एस। अब बेटा यहां पे क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है अपना, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम लिखते हैं यहां पे ना टी ऑफ एस विच इज जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ एस। अब यहां पे देखो, अगर इसके पोल निकालने हो, ये प्लॉट का सिग्निफिकेंस क्या है आगे देखोगे बेटा, रूट लोकस के अंदर ये काफी काम आता है। अभी के लिए तो आप बस इतना समझ लो कि ये जो प्लॉट है ये आपको ना पोल्स और जीरोस ग्राफिकल मैनर में दिखा रहा है। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे यहां पे पोल्स पूछूं, आप पोल्स के लिए क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे इक्वेट डिनोमिनेटर टू जीरो। अगर आप डिनोमिनेटर को जीरो करने चले गए, माने 1 प्लस जी एस एच एस आप जीरो कर रहे हो, तो ये जो इक्वेशन होती है दिस इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इससे क्या निकलते हैं बेटा, सिस्टम के पोल्स निकलते हैं। कौन से पोल्स निकलते हैं, क्लोज लूप वाले। तो हम कहते हैं रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट समझते हो ना जहां वैल्यू जीरो होती है, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जीरो माने डिनोमिनेटर जीरो, तो ये सिस्टम के लिए क्या बन गए, पोल्स बन गए, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। और अगर आप सिर्फ 1 प्लस जी एस एच एस लिखोगे बेटा, सिर्फ अगर आप 1 प्लस जी एस एच एस लिखोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर इक्वल टू जीरो नहीं करोगे ना, तो ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये जो आपने पूछा इसका सिग्निफिकेंस, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देना बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स वाले थे, ये 1 प्लस माइनस जे आया ना, यानी आप क्या समझे यहां पे कि कॉम्प्लेक्स पोल्स, आप एक चीज और समझे ना यहां पे, कॉम्प्लेक्स पोल्स और कॉम्प्लेक्स जीरोस एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, यानी अगर एक आ रहा है ना कोई कॉम्प्लेक्स, तो उसका कॉन्जुगेट भी आएगा, एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। समझे भाई, अगर -1 प्लस जे आ रहा है तो हमें पहले से पता है -1 माइनस जे भी आना चाहिए, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, और यहां पे आपको पता है जीएसएचएस को आप क्या बोलते हो बेटा, जीएसएचएस को क्या बोलते हो, लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर आप लोग ऐड कर लेना, या फिर ये रुको पूरा ही डाल लेना है, इसमें है ही क्या। अब देखो, ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ सिस्टम का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप एक प्रैक्टिकल सिस्टम देखोगे, जैसे आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग में भी देखा कि चाहे तो मैकेनिकल सिस्टम है चाहे तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है दैट इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। और एक ट्रांसफर फंक्शन में कैसे देखते हैं ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ एस in the denominator is called as the order of the system। ठीक है, इसका यूज कहां पे किया जाता है बेटा, इसका यूज किया जाता है ट्रांजिएंट एनालिसिस में। ठीक है, इसका यूज कहां पे किया जाएगा, ट्रांजिएंट एनालिसिस में। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए आपको ऑर्डर जानना जरूरी है। और यहां पे देखिएगा डिनोमिनेटर किसका लेना है बेटा, डिनोमिनेटर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का लेना है। किसका लेना है डिनोमिनेटर, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है, ऐसी बात आती है टाइप की, टाइप भी मैं आपको पहले बता चुका था। टाइप का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन पे कितने पोल्स आ रहे हैं फॉर द फंक्शन दैट इज द जीएस इंटू एच एस। ओरिजिन पे कितने पोल्स आ रहे हैं फॉर द फंक्शन जीएस इंटू एच एस। लेकिन क्या होता है ना, टाइप की जो डेफिनेशन होती है वो टाइप ऑफ एरर के साथ वेरी करती है। सर ये एरर क्या है,
एरर का मतलब है बेटा डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड आउटपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट। तो ये कहां पे यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस। देखो क्या होगा ना, जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो तो आप दो एनालिसिस करोगे टाइम रिस्पॉन्स में, वन इज द ट्रांजिएंट, सेकंड इज द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में बेटा आपका एक एम होगा हमेशा कि जो सिस्टम का आउटपुट है वो डिजायर्ड वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है। क्या होगा आपका एम? जो सिस्टम का आउटपुट है भाई वो डिजायर्ड वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है ये पता लगाना, उसे कहते हो एरर एनालिसिस। क्या नाम से जानते हो? एरर एनालिसिस। क्योंकि यार देखो जब सिस्टम मेरा सेटल हो गया, मेरे को सिस्टम ने फाइनली आउटपुट दे दिया, तो मैं क्या चाहता हूं कि मुझे वही आउटपुट मिले जो मैं लेना चाहता था, जो मेरा डिजायर्ड वैल्यू था। अगर वो नहीं मिला, उससे डेविएशन आया, तो आई विल कॉल दैट एज एन एरर, आई विल कॉल दैट एज एन एरर। पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरी बात का? कि भाई जब आपने एक डिसाइड कर लिया कि आपको आउटपुट कैसा चाहिए, अगर वैसा आउटपुट नहीं मिल रहा, उसके अलावा कुछ मिल रहा है, तो आप उसे क्या बोल देंगे? एरर बोल देंगे। तो इसीलिए स्टेडी स्टेट में आप बात करोगे एरर की, ट्रांजिएंट एनालिसिस में आप एक्चुअली देखोगे शेप क्या होता है आउटपुट का, और उसके शेप के आधार पे उसके अलग अलग पैरामीटर आप निकालोगे। ठीक है, जैसे राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, ओवरशूट, ये सारे पैरामीटर आते हैं ट्रांजिएंट के अंदर बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द रिस्पॉन्स। और स्टेडी स्टेट में क्या निकालते हो? एरर। तो एरर निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? टाइप का। और ट्रांजिएंट एनालिसिस में किसका यूज करते हैं? ऑर्डर का। अब जरा एक क्वेश्चन देखिएगा, जरा फटाफट आंसर दो भाई। 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए भाई इसमें। ऑर्डर ऑफ द ओपन लूप सिस्टम, ऑर्डर ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम एंड टाइप ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। चलिए क्या रहा है? 3 4 2। चलो देखें। देखो सबसे पहले ए पार्ट देखें। ओपन लूप सिस्टम तो इसी को कहते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा? 3 हो गया ना, एस का क्यूब बन रहा है। क्लोज लूप सिस्टम के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। के बाय एस स्क्वायर एस प्लस 3 प्लस 1 प्लस के एस प्लस 2 एस स्क्वायर एस प्लस 3 एस प्लस 4। तो के एस प्लस 4 तो ऊपर चला जाएगा जब आप एलसीएम लोगे नीचे, तो नीचे क्या आएगा? एस स्क्वायर एस प्लस 3 एस प्लस 4 प्लस के एस प्लस 2। अब मेरे भाई यहां पे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ एस क्या आ रही है? 4 आ रही है ना। देखोगे अगर ये ब्रैकेट ओपन करोगे, ऑर्डर ऑफ टी एस इज इक्वल टू 4। अब टाइप की बात कर रहा है, टाइप के लिए क्या करोगे? जीएस एचएस करोगे तो कितना आएगा? के एस प्लस 2 बाय एस स्क्वायर एस प्लस 3 एस प्लस 4। यहां पे पोल्स एट ओरिजिन, 2 पोल आ रहे हैं ओरिजिन पे,
जब बेटा ओरिजिन पे 2 पोल आ रहे हैं तो इसका टाइप भी कितना हो गया, इसका टाइप भी हो गया आपका 2। ठीक है, टाइप बिकम्स 2। क्लियर हुआ? तो आंसर इज 342। बहुत बढ़िया। अगला ट्राई करूं। द टाइप ऑफ द सिस्टम गिवन अबव इज। अब देखो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि टाइप डिपेंड करता है किस पे, आपके एरर पे। तो अगर यहां पे ES मेंशन्ड है, अगर यहां पे ES मेंशन्ड है तो आप किससे निकालेंगे टाइप? तब आपका टाइप आएगा GSHS से। किससे आएगा? GSHS से। अगर ES मेंशन नहीं है, अगर ES मेंशन नहीं है तब क्या करते हो? फाइंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड बाय कन्वर्टिंग टू यूनिटी फीडबैक, देन फाइंड टाइप। तब उसके बाद टाइप निकालिएगा। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन में ES मेंशन नहीं है, ये 2 तरीके होते हैं टाइप कंप्यूट करने के, जो मैंने आपको बोला भी था, आगे बताऊंगा। अब यहां देखिएगा G ऑफ S कितना आ रहा है, प्रोसेस समझिएगा। ES नहीं दिया है, S क्यूब से S की पावर 4 कटा S+1 बाय S+9 का स्क्वायर। ठीक है, S+9 का स्क्वायर। अब आप क्या कहेंगे कि T ऑफ S निकाल लो मेरे भाई, GS बाय, देखिएगा ध्यान से, नहीं देखोगे ना उड़ जाएगा सवाल। S+1 GSHS करोगे तो S से एक S तो कट ही जाएगा, S+1 का स्क्वायर, S+9 का स्क्वायर, S² प्लस S+1। ठीक है, S+9 के स्क्वायर को नीचे ले आओ और इधर से ऊपर ले जाओ। नीचे एक S आ जाएगा आपके पास, यहां पे क्या आ जाएगा? S+9 का स्क्वायर, S² प्लस S+1 प्लस S+1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा भाई। इतनी बात समझ में आई? तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में मेरे बच्चों कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलो फटाफट से। अब इसके बाद क्या करना है देखो, कन्वर्ट टू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विद यूनिटी फीडबैक। इसका तरीका मैंने क्या बताया था? इसका तरीका मैंने ये बताया था, जब भी यूनिटी फीडबैक में जाना है न्यूमरेटर बाय, याद आ रहा है कुछ? एक शॉर्टकट बताया था, तो ऐसे करना है। तो ये होगा S+1 बाय S+1, S² प्लस S+1, डिनोमिनेटर में देखो क्या है, S इंटू प्लस S इंटू S+1 का स्क्वायर माइनस ठीक है। अब ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है ना आपकी, आप इनको सिंप्लीफाई कीजिए। सेकंड और थर्ड टर्म को अगर बेटा आप सिंप्लीफाई करने जाओगे
तो आपने s प्लस वन कॉमन ले लिया, ये बचेगा s इंटू एस प्लस वन यानी s स्क्वायर प्लस एस माइनस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन। तो एक ही चीज कट के बच गई ना, बस वन कट के क्या बच गया, बस वन बच गया। तो s प्लस वन ही तो आया। समझे मेरी बात? बहुत लंबा जा रहा है, सही बात है, अब बात को समझो ना। यहां पे क्या हुआ, s प्लस वन कॉमन लिया, यहां से बना एस स्क्वायर प्लस एस माइनस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, तो वन बच गया। और यहां पे भी माइनस आएगा, एक्चुअली माइनस वन बचा। अब इसमें ओरिजिन पे कोई कॉमन पोल नहीं आ रहा, तो टाइप इज जीरो, टाइप इज जीरो। अगर आप ऐसे देखोगे ना सीधे जीएसएचएस से देखोगे तो आपको टाइप क्या नजर आ रही है, बताओ? जीएसएचएस से देख रहे हो तो टाइप क्या नजर आ रही है बेटा, बोलो? अगर सिर्फ जीएसएचएस से देखते, एचएस से भी यही मेरे ख्याल से सेम ही आता आंसर, जीएसएचएस से देखते तो भी आप क्या लिखोगे, टाइप वन। अरे भाई यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट किया है, यूनिटी फीडबैक है नहीं उज़ैर। देखो जब आप आगे एरर पढ़ोगे, दो तरह के एरर होते हैं बेटा। एक, अगर यहां ईएस लिखा होता है वो एरर जीएसएचएस से डायरेक्ट आ जाता है। अगर ईएस नहीं लिखा होता तो यूनिटी फीडबैक बनाना पड़ता है, ठीक है, यूनिटी फीडबैक बनाना पड़ता है। तो यहां अगर ईएस नहीं दिया तो इस तरह से यूनिटी फीडबैक आप बनाओगे, पहले क्लोज लूप निकालोगे, फिर ओपन लूप निकालोगे बाय कन्वर्टिंग टू यूनिटी फीडबैक, फिर टाइप निकालोगे। इस क्वेश्चन में सेम आंसर आ रहा है बट हमेशा सेम नहीं आता है। पॉइंट क्लियर हुआ? यूनिटी फीडबैक होता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है टू कैलकुलेट द एरर, होता नहीं है सिस्टम। और ये प्रॉब्लम सिर्फ नॉन यूनिटी फीडबैक की ही है, जिसका फीडबैक वन ना हो उसी में एरर का इशू आता है। तो दो तरह के एरर होते हैं, अगर यहां ईएस लिखा है इसको एक्चुएटिंग एरर बोलते हैं, आगे पढ़ोगे, और ईएस नहीं लिखा है तो इसको आउटपुट एरर बोलते हैं। ईएस एरर है बेटा। रौनक भाई अब गुस्सा दिलाने वाला काम कर रहे हो, नहीं पढ़ाया था? क्लोज लूप सिस्टम में इनपुट होता है, यहां फीडबैक सिग्नल होता है, यहां एरर सिग्नल, और यहां आउटपुट। सिंपल जीएच को लूप ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो दो केस बनते हैं, अगर ईएस लिखा होगा यहां तब तो जीएसएचएस से कर दोगे, नहीं लिखा माने वो दूसरे एरर की बात कर रहा है बेटा, तब आपको पहले क्लोज लूप बनाना है, फिर ओपन लूप में कन्वर्ट करना है यूजिंग यूनिटी फीडबैक, और फिर टाइप बताना है। ये दो मेथड होते हैं, और यही मैं आपको उस दिन बता रहा था, बट उस दिन मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये टॉपिक आपका टाइम रिस्पॉन्स का टॉपिक है, ये टॉपिक आपका एरर वाला स्टेडी स्टेट वाले में आएगा। तो अभी तो देखो हम लोग कुछ लेक्चर्स में ट्रांजिएंट कंप्लीट करेंगे, जब हम स्टेडी स्टेट पे चलेंगे तब हम एरर के बारे में बात करेंगे, वहां ये चीजें आप कॉमनली देखोगे। आगे आपका असाइन